नमस्कार दोस्तों, वापस स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नए चैप्टर में। अ, जहां पे हम सीख रहे हैं NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो सेकंड चैप्टर की बात करने वाले हैं, जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग स्टॉक इंडाइसिस। इंडाइसिस यानी कि जो अलग अलग तरीके के इंडेक्स होते हैं ना, उसको हम समझेंगे कि वो बनते कैसे हैं, इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ी, और जो बनते हैं उसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या होता है, वो जो बदलता है इंडेक्स तो कैसे बदलता है, उसको मैनेज कौन करता है। ये सारी चीजें इसके अंदर हम सीखने वाले हैं। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 5 मार्क्स। अगर इक्विटी डेरिवेटिव्स की एग्जाम दे रहे हो तो इसमें से 5% का वेटेज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। और ये बहुत आसान है, ये एकदम 5 मार्क एकदम आपके समझ लीजिए पूरे के पूरे आने ही चाहिए, बहुत आसान है। तो इसमें से ज्यादातर चीजें तो आपने सुनी होगी, सीखी होगी। अगर आप इक्विटी मार्केट से रिलेटेड हो या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो तो आपने काफी सारी चीजें तो आपको पता ही होगा। फिर भी मैं कुछ स्किप नहीं करूंगा, मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, स्किप मत करिएगा। अगर कोई चीज समझ में आ भी रही है, ऑलरेडी पता भी है, तो भी पूरा वीडियो देखेगा। हो सकता है कि बीच में मैं कोई आपको क्वेश्चन आंसर की Q&A की कोई टिप दे दूं और वो आप मिस कर दो। चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड चैप्टर की, इंडेक्स। अब इंडेक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये है क्या, इंडेक्स होता क्या है। इंडेक्स यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको स्टेटिस्टिकली आप कैलकुलेट करते हो, कंप्यूट करते हो, कुछ गिनती कोई फॉर्मूला के साथ बनाते हो। क्यों? बिकॉज उससे आप मेजर करना चाहते हो कि ओवरऑल मार्केट है उसमें क्या चेंज आ रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी में क्या चेंज आ रहा है, या ओवरऑल किसी सेगमेंट में क्या चेंज आ रहा है। बिकॉज कोई अगर अगर इकोनॉमी की मैं बात करूं तो इकोनॉमी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। हर इंडस्ट्री का ग्रोथ अलग अलग है, हर इंडस्ट्री का साइज अलग अलग है। अगर मुझे इंडस्ट्री का ग्रोथ जानना है तो मैं कैसे पता करूंगा? मुझे कोई एक सिंगल मेजर चाहिए ना, पता चले जिससे मुझे कि कितना इन पर्टिकुलर ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ चल रहा है। तो उसके लिए हम जीडीपी यूज करते हैं। जीडीपी करके एक सिंगल फैक्टर है जिसको यूज करते हो, इट्स अ काइंड ऑफ इंडेक्स ओनली, राइट। तो वैसे स्टॉक के इंडेक्सेस होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई स्टॉक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो मुझे चेक करना है। तो मैं पता लगाऊंगा इंडेक्स से। अब इंडेक्स में होता क्या है, अलग अलग इंडेक्स है, अलग अलग टाइम पे आए हुए हैं। जैसे कि सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी 31 मार्च 1979, तो वो उसका बेस ईयर हो गया। बेस ईयर मतलब क्या? जब बेस ईयर होता है ना तब इंडेक्स 100 से स्टार्ट होता है। नॉर्मली ऐसा होता है, अब मैं 10 से भी कर सकता हूँ, बट नॉर्मली एक ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस किया कि इंडेक्स चालू होगा तो 100 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो स्टार्ट हुआ। अब उस टाइम पे उसमें 30 कंपनी जो थी वो इंक्लूडेड थी, एक बास्केट बनाया 30 कंपनी का। और वो 30 कंपनी की प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर नीचे होती थी उसको देख के सेंसेक्स को ऊपर या नीचे किया, या वो सेंसेक्स उसके हिसाब से ऊपर नीचे हुआ, बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला, सम मैथमेटिक्स। तो सेंसेक्स को देख के हम पता चलता है कि भाई बड़ा है। अब देखो इकोनॉमी स्टॉक में ये 30 में से कोई बड़ा है कोई कम हुआ है, तो कैसे बोलेंगे कि मार्केट बड़ा या कम हुआ? तो पता चलेगा सेंसेक्स जो ये 30 स्टॉक को फॉलो करके एक नंबर है जो 100 का इंडेक्स, अगर मान लीजिए फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सारी की सारी जो 30 कंपनियां थी वो डबल हुई गई, एक साल में डबल हो गई, तो 100 का इंडेक्स आपका 200 हो गया। तो हमें पता चला कि मार्केट में 100% का ग्रोथ है, परफॉर्मेंस पता चला। तो इंडेक्स जो है वो आपको इकोनॉमी में क्या चेंज आते हैं, जनरल इकोनॉमी में क्या चेंज आते हैं, कोई सेगमेंट में क्या चेंज आते हैं, वो अगर मेजर करना है तो उसका एक स्टेटिस्टिकल मेजर है। अब बात करते हैं कि इसमें जो चेंज है ना वो दो तरीके के होते हैं। जैसे कि इंडेक्स सेंसेक्स की बात करें, एक दिन में मान लीजिए कि 1000 पॉइंट बढ़ गया, तो मार्केट ने परफॉर्म कितना किया ये नंबर देख के पता नहीं चलेगा, हमें परसेंटेज में देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल दो इंडेक्स है, एक 100 का इंडेक्स है, दूसरा कोई 200 का इंडेक्स है। अगर ये 100 पॉइंट बढ़ा और ये भी 100 पॉइंट बढ़ा, तो हम क्या करेंगे? हम ये नहीं कह सकते कि दोनों 100 पॉइंट बढ़ा यानी कि दोनों का परफॉर्मेंस सेम है। एक 1000 से 100 पॉइंट बढ़ा यानी कि 10% बढ़ा, दूसरा 2000 से 100 पॉइंट बढ़ा यानी कि सिर्फ 5% बढ़ा, यानी कि पहले का परफॉर्मेंस ज्यादा है। तो मतलब ये है कि भाई आप जब भी यू नो कोई पर्सन जब भी इंडेक्स का या किसी किसी चीज का परफॉर्मेंस चेक करते हो ना, तब इंडेक्स में एब्सोल्यूट कितना ज्यादा हुआ या कितना बड़ा इंडेक्स कितना बड़ा है, कितना उसका साइज है, 80,000 है, 90,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 500 पॉइंट बड़ा, 1000 पॉइंट बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। परसेंटेज चेंज है ना, वो ज्यादा जरूरी है। उसमें भी सारे इंडेक्स है, उसका बेस ईयर भी अलग है। 79 में आया आपका सेंसेक्स, 90s में आया आपका निफ्टी,
अब आप अपने मार्केट को बोलोगे कि भाई हम चाइना के साथ कंपेयर करते उसका इंडेक्स ज्यादा है या कम है, ये फलाने कंट्री का इंडेक्स हमसे ज्यादा है या कम है, अगर फलाने कंट्री का इंडेक्स हमारे कंट्री से कम है तो मतलब हम ज्यादा स्ट्रांग हो गए, नहीं। सबका बेस ईयर अलग अलग है। हो सकता है वो इंडेक्स कैलकुलेट करने का मेथोडोलॉजी भी अलग हो। तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, परसेंटेज चेंज जो है वो देखना चाहिए, वो ज्यादा रिलेवेंट है। उससे पता चलता है परफॉर्मेंस। एब्सोल्यूट कितना पॉइंट बढ़ाया कितना पॉइंट गिरा उससे मत चेक करो कि परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा। दो इंडेक्स का कंपैरिजन भी मत करो कि इसका सेंसेक्स 80-75 हजार है और निफ्टी 22 हजार है तो सेंसेक्स जो है वो ज्यादा ताकतवर हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग टाइम पे आए थे, दो व्यक्ति अलग अलग टाइम पे जन्म लिए थे, तो डेफिनेटली एक बंदा जब 40 साल का होगा तब दूसरा 20 साल का होगा। राइट, समझ रहे हो? तो परसेंटेज चेंज क्यों जरूरी है समझना। परसेंटेज चेंज क्यों जरूरी है, बिकॉज सबका बेस ईयर अलग होता है। इसका सवाल आ सकता है कि परसेंटेज चेंज क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है एब्सोल्यूट चेंज के मुकाबले से इंडेक्स में, स्टॉक के इंडेक्स में। तो आप ये लिख सकते हो बेस ईयर सबका अलग होता है, ये वाला आंसर शायद आ सकता है, इसमें लिख सकते हो। या ये भी पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस देखना है, तो हमें परफॉर्मेंस अगर ट्रैक करना है किसी इंडेक्स का, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एब्सोल्यूट उसका चेन देखना चाहिए, परसेंटेज। तो परसेंटेज ट्रू और फॉल्स में भी ये पूछ सकते हैं। अब चलते एक स्टेप आगे। स्टॉक इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ी, उसका महत्व क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स। कोई भी इंडेक्स, और अभी मैं बात करूंगा स्टॉक की बात करूंगा, बिकॉज ये पूरा इक्विटी डेरिवेटिव का चैप्टर है। बीच बीच में कुछ एग्जांपल मैं आपको कमोडिटी के देता रहूंगा, चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, समझाने के लिए, बट बाद में उसको वापस हम इक्विटी के साथ कनेक्ट कर देंगे। नंबर वन तो हमने बात कर लिया कि भाई मार्केट ओवरऑल कैसा परफॉर्म करना है वो चेक करना है, उसमें काम में आता है, या तो कोई सेगमेंट या सेक्टर चेक करना है उसमें काम में आता है। दूसरा, एज अ बेंचमार्क भी ये यूज होता है। अगर किसी को आपने पैसा मैनेज करने के लिए दिया तो वो बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है बुरा कर रहा है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, पीएमएस हो गया, आने वाले समय में एसआईएफ होंगे, तो आप कंपेयर कैसे करोगे। उसके लिए कोई बेंचमार्क तो चाहिए ना, तो वो एज अ बेंचमार्क यूज होते हैं म्यूचुअल फंड में और बाकी सारे मैनेज पोर्टफोलियो में, मैनेज एसेट क्लास जितने होते हैं उसमें। ये उसका दूसरा महत्व है। तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, कि इंडेक्स यूज होते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्रिएट करने में एज अ अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव का डेफिनेशन याद है ना, जिसका वैल्यू डिराइव करते हो आप अंडरलाइंग एसेट में से। तो अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, एग्री भी हो सकता है, कमोडिटी भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, और इंडेक्स भी हो सकता है। तो निफ्टी फ्यूचर हम बोलते हैं, निफ्टी का कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऑप्शंस। तो ये इंडेक्स तीन मेन, तीन इसका जो सिग्निफिकेंस या मेन जो तीन महत्व कहेंगे वो तीन पॉइंट ये है। ये भी सवाल में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ये तीन चीजें। अब बात करते हैं इंडेक्स कैसे बनते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका स्टेटिस्टिक, उसका मैथमेटिक्स। तो नॉर्मली देर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स जिससे आप इंडेक्स जो है ना उसको कैलकुलेट करते हो। पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथड, जिसमें कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है टोटल, उसको वेटेज देके सेंसेक्स को प्लस या माइनस किया जाता है। समझेंगे इसका एग्जांपल के साथ, समझेंगे कैलकुलेशन के साथ, समझेंगे, डोंट वरी। फिर होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, फिर होता है प्राइस वेटेड इंडेक्स, और फिर होता है इक्वल वेटेड। तो चलो एक काम करते हैं, चारों को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बट चारों को एग्जाम्पल के साथ समझे उससे पहले, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वर्ड आया है ना, समझना जरूरी है। अगर आप एमएफडी हो तो आपको पता है मार्केट कैप किसको कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे किसको कहते हैं। एनएसएम 5A की एग्जाम में भी आप पढ़े थे मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला। और डे टू डे लाइफ में तो आप यूज करते ही हो, मार्केट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मार्केट कैप, ये यूज करते ही हो। फिर भी चलिए एक बार इसका एजुकेशन के पर्पज से फॉर्मूला वगैरह भी देख लेते हैं, और कैसे इसको यूज करना है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए लाइव एग्जांपल के साथ देखते हैं कि भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन को किसको कहते हैं। अब यहाँ पे हम दो तरीके के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे, एक टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन और दूसरा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोनों का फॉर्मूला सीखेंगे, दोनों का मतलब समझेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सबसे पहले टोटल मार्केट कैप का जो मतलब है वो समझ लो, वो कंपनी का आज का वर्थ कितना है। आज का वर्थ यानी कि आज मार्केट में उसका एक शेयर का जो प्राइस है उसके हिसाब से जितने टोटल शेयर है उसका वर्थ कितना होगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे, आज मान लीजिए कि मार्केट में उसका प्राइस 175 है, और मार्केट में टोटल उसके शेयर्स जो है, प्रमोटर के पास कुछ है, कुछ डीआईआई के पास है, कुछ म्यूचुअल फंड के पास, कुछ शेयर्स रिटेल पब्लिक के पास है, ऐसे अलग अलग शेयर्स है। टोटल शेयर्स कितने हैं, मान लीजिए 20 लाख है, तो मैं यहाँ पे 0.2 लिख रहा हूँ, बिकॉज ये नंबर इन करोड़, शेयर्स इन करोड़, राइट। तो 0.2 करोड़ का मतलब क्या हुआ, 20 लाख। तो 20 लाख शेयर, एक शेयर का प्राइस 175, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा B3 यानी कि करंट प्राइस, और C3 यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 35 करोड़ आंसर है। ये 35 करोड़ क्या है, कि ये है आज का शेयर,
इस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैप, इसको कह सकते हो इसका साइज है, कंपनी का साइज कितना, 35 करोड़ का साइज है। मार्केट उसमें मार्केट कैप कितना है, 35 करोड़, यानी कि 35 करोड़ जेब में है, तो थियोरेटिकली आज के प्राइस के हिसाब से सारे शेयर खरीद सकते हो। थियोरेटिकली सारे खरीदने जाओगे तो ये करंट प्राइस भी बढ़ जाएगा, बट थियोरेटिकली इतनी पैसे जेब में है तो आप उस कंपनी के जो वर्थ है उतने पैसे आपके पास है, आप उसको आज के करंट प्राइस के हिसाब से खरीद सकते हो। तो फॉर्मूला क्या हुआ, करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये हुआ इसका फॉर्मूला। याद रखिएगा, इसका सवाल कई बार आता है, सवाल में पूछ लेते हैं इतने शेयर से इतना करंट मार्केट कैप है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल देंगे कि इसका शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 है, दो चार और एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल देंगे और आपको पूछेंगे मार्केट कैप कितना हुआ। तो आपको क्या करना है, करंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, इससे आपको मिला मार्केट कैपिटलाइजेशन, यह है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ऐसे दूसरा होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो क्या होता है, तो मान लीजिए कि मार्केट में यही शेयर जिसका प्राइस 175 है, तो सारे के सारे 20 करोड़ शेयर तो आज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, उसका लिक्विडिटी नहीं है। कुछ शेयर ऐसे है जिसका लिक्विडिटी नहीं है, कि भाई वो शेयर अभी लिक्विड नहीं है, अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, जैसे कि प्रमोटर के शेयर। तो ये 20 लाख में से 6 लाख शेयर मान लीजिए प्रमोटर के पास है, तो वो तो लिक्विड नहीं है। ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कितने हैं, 14 लाख, जो एफआईआई के पास है, एमएफ के पास है, जो प्रमोटर जितना लंबा होल्डिंग पीरियड नहीं होता है, वो लेते हैं बेचते हैं, लेते हैं बेचते हैं। तो जो प्रमोटर का अगर नंबर ऑफ शेयर इसमें से निकाल दूं, जो फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, वो इसमें जोड़ दूं, तो मान लीजिए कि वो है 14 लाख, तो इसको मैं 0.14 कर देता हूँ। 0.14 क्यों किया, करोड़ में है, ये आंकड़ा भी करोड़, 0.14 करोड़, इसका मतलब है 14 लाख। तो 14 लाख शेयर अगर है जो फ्री फ्लोट है, जिसमें से मैंने 6 लाख निकाल दिए 20 लाख में से, इसलिए 14 लाख शेयर बचे जो रेडीली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग है। उसके साथ अगर करंट मार्केट प्राइस जो है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो आंकड़ा मिलेगा मुझे 24.5 करोड़, ये हुआ फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप मतलब क्या, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इस फॉर्मूला में से आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की जगह पे फ्री फ्लोट शेयर आ जाएगा। तो ये सेम फॉर्मूला को एक काम करता हूं, मैं कॉपी कर लेता हूं, नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, और इसमें बदलाव कर देते हैं। हम क्या बदलाव करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ना, उसकी जगह पे टोटल नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स, यानी कि जो रेडीली अवेलेबल है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, यानी कि प्रमोटर का निकालने के बाद जो बचे उसको कहेंगे फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप नॉर्मली टोटल मार्केट कैप से नीचे ही रहता है, नॉर्मली के नीचे ही रहेगा, या तो सेम रहेगा या तो नीचे रहेगा। अगर प्रमोटर का हिस्सा ही नहीं, सारे के सारे मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, तो जितना टोटल मार्केट कैप है उतना फ्री फ्लोट होगा। पर नॉर्मली प्रमोटर का शेयर कुछ होता ही है कंपनी में, उसको निकालने के बाद जो बचता है वो हुआ फ्री फ्लोट। याद इसलिए रखना है दोनों अलग अलग, बिकॉज कुछ इंडेक्स है वो टोटल मार्केट कैप को ध्यान में रख के उसका फॉर्मूला बनता है, कंप्यूटेशन होता है, और कुछ इंडेक्स ऐसे है जिसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का ध्यान में लेके उसको वेटेज के हिसाब से इंडेक्स का बदली होता है। हम गिनेंगे, देखेंगे, दोनों का एक एक एग्जांपल लेंगे। बट ये आपको पता होना चाहिए फ्री फ्लोट और मार्केट कैपिटलाइजेशन का डिफरेंस। नॉर्मली आपको पता होगा, अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो तो पता है, इस इंडस्ट्री में तो पता है, स्टूडेंट हो तो नहीं पता है, तो ये याद रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंडेक्स का कंप्यूटेशन। मैंने आपको बोला था कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन यानी कि बनते कैसे, चार अलग अलग मेथड, राइट, जो वर्कबुक में दी गई है वो आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे एग्जांपल के साथ। अब सिर्फ मेरे सामने देखो और बात मैं जो बोल रहा हूँ उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। टांगा देखा है, घोड़ा गाड़ी देखिए, मर्द टांगे वाला याद करो, एक टांगा है, उसके आगे तीन एनिमल बंधे हुए जो उसको खींच सकते हैं। एक है घोड़े का छोटा सा बच्चा, मतलब घोड़ा अभी जो है वो छोटा है, बच्चा है। दूसरा है, वो है एडल्ट हॉर्स जो पूरा ताकत वाला है। तो एक छोटा घोड़ा, एक दूसरा घोड़ा, तीसरा बैल, और चौथा हाथी, चारों को बांध दिया टांगे के आगे। चारों टांगों को, चारों जो है ना वो टांगे को खींच सकते हैं। अब मुझे बताओ किसमें ज्यादा ताकत है टांगे को खींचने की, ऑब्वियसली हाथी में। तो हाथी जो आगे बढ़ेगा, तो टांगे, हाथी जो जोर लगाएगा उससे टांगा जल्दी आगे जाएगा। बट अगर जो घोड़े का बच्चा है वो जोर लगाएगा तो टांगा थोड़ा हिलेगा, मगर उतना नहीं हिला पाएगा जितना हाथी का बच्चा हिला पाएगा या हाथी हिला पाएगा। सबकी ताकत अलग अलग है, तो सब लोगों का वो टांगे को खींचने का क्षमता अलग अलग है, राइट, गेटिंग इट। तो वैसे ही इंडेक्स जो है ना वो एक बकेट है, वो आपका टांगा है, और वो 30 अलग अलग स्टॉक से चल रहा है।
तो हर स्टॉक का ताकत अलग अलग है। किसी स्टॉक का साइज यानी कि मार्केट कैप बहुत बड़ा है तो वो इंडेक्स को ज्यादा इंपैक्ट करेगा। किसी कंपनी का साइज यानी कि मार्केट कैप बहुत छोटा है तो उसकी मूवमेंट जो है ना वो इंडेक्स की मूवमेंट को कम इंपैक्ट करेगी। यहां तक समझ गए? तो हमने क्या देखा था, वापस एक बार देख लो, थियोरिटिकली देख लो। चार मेथड हमने बात की थी। कौन सी चार मेथड? सबसे पहली मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, फिर प्राइस वेटेड इंडेक्स और इक्वल वेटेड इंडेक्स। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स है। उसका एग्जांपल चलिए हम एक्सेल सीट के माध्यम से देखने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है एग्जांपल आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स। यहाँ पे टोटल मार्केट कैप को ध्यान में रख के इंडेक्स का कंप्यूटेशन हुआ है। कैसे? तो ये वन बाय वन देखिए, ये सीरियल नंबर है 10 तक है, यानी कि 10 स्टॉक का इंडेक्स है ये, मान के चलिए। कौन से 10 स्टॉक है उसका नाम मैंने हाइपोथेटिकल दे दिया, ए बी बी सी सी डी वॉट एवर। अब इसका बेस ईयर मान लीजिए है 1 जनवरी 1990, जिस दिन वो इंडेक्स आपका 100 है। 10 स्टॉक को मिला के इंडेक्स बनाया। अब वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये 10 स्टॉक पे है, बट बेस ईयर है 1 जनवरी 1990, तो उस दिन उसकी वैल्यू हो गई 100। टोटल नंबर ऑफ शेयर इन लैक्स, 9 लैक्स, 19 लाख, 16 लाख ये है। और तो टूडेज प्राइस ये जो है ना वो आज की मार्केट प्राइस, आज 2025 में बैठे, ये आज की प्राइस है। 100 वाला जो प्राइस है वो 500 हो गया। तो ये सब शेयर का जो ग्रोथ देखोगे ना अलग अलग है। ये अलग अलग वेटेज देखो, अलग अलग ग्रोथ है। अब इंडेक्स को कैसे बढ़ाओगे? अगर सारे के सारे डबल हो गए हो तो तुम इंडेक्स को डबल कर देते, बट कोई 2 गुना बढ़ा है, कोई 10 गुना बढ़ा है, कोई कम हुआ हो सकता है, कोई 4 गुना बढ़ा है। हम इंडेक्स को कैसे बढ़ाएंगे? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है, पहले तो ओल्ड मार्केट कैप फाइंड आउट करो, ये वाला। ये मार्केट कैप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका भी हमने थोड़ा, मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ओल्ड मार्केट कैप, जिस दिन बेस ईयर था उस दिन मार्केट कैप क्या था वो मुझे चेक करना है। तो बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 100 मल्टीप्लाइड बाय 9 लाख। तो मुझे पता चला कि भाई 900 लाख यानी कि 9 करोड़ इसका मार्केट कैप उस दिन था जिस दिन ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था। तो वैसे मैंने सारे के सारे मल्टीप्लाई करके निकाल लिए मार्केट कैप, राइट। जैसे कि मैं अगर वापस आपके साथ करके दिखाऊं तो ये कैसे किया मैंने, सिंपल है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक प्राइस, हो गया। और उसको मैंने कॉपी कर दिया, बन गया। अब उसके हिसाब से वेटेज मैंने निकाल लिया। वेटेज कैसे निकाला, चलो वेटेज भी वापस निकालते हैं कि भाई ये 900 का ओल्ड जो टोटल मार्केट कैप था उसमें ये 900 था, बट टोटल मार्केट कैप कितना था, 30,685। तो उसको अगर मैं उस स्टॉक के वेटेज को टोटल 10 स्टॉक के मार्केट कैप से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे वेटेज मिलेगा कि भाई इसका वेटेज है 2.93, राइट। अब ये फॉर्मूला में F14 तो सेम रहने वाला है, बिकॉज हर स्टॉक के वेटेज को मैं टोटल वेटेज से डिवाइड करने वाला हूं। तो F14 को सेम रखने के लिए इसके आगे डॉलर और यहाँ पे डॉलर दे दिया मैंने। अब इसको कॉपी करके मैं नीचे तक पेस्ट कर दूंगा तो सबका वेटेज ओरिजिनल मुझे पता चला, एवरेज वेटेज मुझे पता चला कि इसका वेटेज था 2, इसका वेटेज था 7, इसका वेटेज था 7, इसका वेटेज था 10%, इसका वेटेज था 7%, तो जब स्टॉक इंडेक्स बना तब इतना वेटेज था। अब आज आज उसका मार्केट कैप क्या है, तो करंट मार्केट कैप कैसे फाइंड आउट करोगे? चलिए ये बना हुआ है, इसको एक बार निकाल देते हैं, वापस करते हैं। इज इक्वल टू मार्केट कैप का फॉर्मूला याद रखो, हमने किया था ना, क्या था, करंट मार्केट प्राइस। तो कहां है करंट मार्केट प्राइस, ये रहा, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये रहा, दे दिया। इस फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे तक मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल भी दे देता हूं, तो पता चला कि उस टाइम पे जो 30,685 करोड़ का मार्केट कैप था, या लाख का या करोड़ का जो भी हो, ये अगर लाख में है तो ये लाख में है, राइट। तो ये 30,685 लाख का अगर मार्केट कैप था तो आज वो हुआ है 1,75,000 का। वेटेज में आपको क्या करना है कि उस टाइम पे 30,000 साइज था तो इंडेक्स 100 था, तो आज अगर 175 है तो इंडेक्स कितना होना चाहिए, वो सिंपल मैथमेटिक्स होता था ना हमारा 5वीं 6ठी कक्षा में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ओल्ड मार्केट कैप जो था आपका, ये देखिए ओल्ड मार्केट कैप, इसको थोड़ा और ज्यादा मैं फोकस में लेके आता हूं। ओल्ड मार्केट कैप जो था वो 30,685 था उस टाइम पे। आपका इंडेक्स जो था वो, इसको मैं थोड़ा बदल देता हूं, यहां पे ओल्ड कर देता हूं। ओल्ड मार्केट कैप 30,000 था तो इंडेक्स 100 था। तो न्यू मार्केट कैप
इतना है तो इंडेक्स कितना होना चाहिए, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ये 2 पॉइंट ही मेरे पास है, बेस ईयर का प्राइस और आज का प्राइस, और मुझे इंडेक्स ढूंढना है। तो मैं कैसे करूंगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो ये इसका फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो ये उसका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या हुआ कि भाई न्यू मार्केट कैप कौन सा, ये 175 वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि उसको आप इंडेक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड इंडेक्स डिवाइडेड बाय 30,000 करोगे, यानी कि ओल्ड मार्केट कैप, ये इसका फॉर्मूला बन गया। यही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, न्यू मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओल्ड मार्केट कैप। तो मुझे पता चला आज का इंडेक्स होगा 571, यानी कि 471% का ग्रोथ है। देखो मैं वेटेज के हिसाब से इसको रीवेरीफाई करके बताता हूं। इसको मैं कहता हूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक नया कॉलम बनाते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस में, कितना परसेंटेज बढ़ा, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, प्राइस करंट माइनस आपका उस दिन का प्राइस डिवाइडेड बाय पहले दिन का प्राइस। तो कितना परसेंटेज हुआ, परसेंटेज में करना है ना, तो इसको परसेंटेज दे देता हूं मैं। 400% बढ़ा है, ये वाला शेयर 400% बढ़ा है, पहले वाला। उसका वेटेज कितना था, 2.93%। उसका वेटेज था 2.93%। लाल कलर से मैं इसको हाईलाइट कर दूं, उसका वेटेज था 2.9 और वो बड़ा है 400%। तो इसका स्टॉक में कितना परसेंटेज इंपैक्ट आना चाहिए, इंपैक्ट ऑन इंडेक्स कितना आना चाहिए, उसका जो वेटेज था मल्टीप्लाइड बाय उसका जो प्राइस चेंज था, उतना उसका इंपैक्ट आना चाहिए, उतना बढ़ना चाहिए इंडेक्स इसकी वजह से। तो इंडेक्स इसकी वजह से 11% बढ़ना चाहिए। भले ये 400% बढ़ा है मगर ये 11% बढ़ना चाहिए। चलो इसको भी मैं, देखो समझ में नहीं आया तो ये एग्जांपल आराम से देखिएगा, फिर से देखिएगा। ये इसका वेटेज सेम, सबका वेटेज जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से सेम वेटेज नहीं है। इसका वेटेज 2.3 था, तो अगर इसका 400% बढ़ रहा है तो वेटेज 100 में से सिर्फ 2.93% है। तो 400% का 2.93% यानी कि 11% इंडेक्स बढ़ेगा इसकी वजह से। तो वैसे ही मैं हर स्टॉक का गिनता हूं प्राइस चेंज। पहले प्राइस चेंज निकाला तो कोई 400% बढ़ा, कोई 404, कोई 367, कोई 468। तो उसकी वजह से इंडेक्स में कितना इंपैक्ट आएगा, उस फॉर्मूला को भी कॉपी कर देता हूं। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ये दोनों का शेयर का प्राइस 400% बढ़ा है, 4 गुना हुआ है, पहला और दूसरा। 100 वाला 500 हुआ और ये 125 वाला 630, यानी कि दोनों 400% बढ़ा है। बट पहला जो स्टॉक है उसकी वजह से 11% ही इंडेक्स बढ़ा है, दूसरा जो स्टॉक है वो 31% इंडेक्स को मूव कर रहा है। क्यों, बिकॉज इसका वेटेज जो था उसके मुकाबले इसका वेटेज ज्यादा था। तो जिसका वेटेज ज्यादा है तो ऊपर वाला ये मान लीजिए घोड़ा था, ये हाथी था, तो दोनों ने सेम ताकत लगाई, तो इसने जितनी ताकत लगाई इसने भी उतने एफर्ट लगाए। बट इसकी एफर्ट से अगर 11% रथ आगे जा रहा है तो इसकी एफर्ट से 31% रथ आगे जाएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल। तो वैसे ही ये सबका मैं अगर टोटल लगा दूं, इसका मैं सबका टोटल लगा देता हूं, चलो इसको टोटल कर देता हूं। तो 471% इंडेक्स बढ़ना चाहिए। ये देखिए 471% हमारा इंडेक्स बढ़ा है, देख लीजिए सेम है कि नहीं, आ गया, मिल गया, वेरीफाई भी हो गया। तो एक तो आप इंडेक्स गिनना है तो क्या करोगे, पुराना वेट निकालोगे, प्राइस चेंज निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके इंपैक्ट ऑन इंडेक्स ढूंढोगे, और फाइनली इंपैक्ट ऑन इंडेक्स का जो टोटल है 471%, उतने से 100 को बढ़ा दोगे। 100 को 471% से बढ़ा दोगे तो जो आएगा आंसर वो भी इंडेक्स आएगा। या तो ओल्ड मार्केट और नई मार्केट जो है उसका कंपैरिजन करके ये सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे कि ओल्ड मार्केट 30,000 था, अभी इंडेक्स उस टाइम पे इंडेक्स 100 था, न्यू मार्केट कैप 175 है, तो कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया आपका फॉर्मूला, न्यू मार्केट कैप मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड मार्केट कैप, ओल्ड इंडेक्स, न्यू मार्केट कैप मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओल्ड मार्केट कैप, राइट। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, चल जाएगा, उसको ज्यादा तवज्जो मत देना, हमें फॉर्मूला याद रखना है। दोनों ही किस्सों में आंसर सेम ही आएगा, 471% का इंडेक्स में बढ़ोतरी। इसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड इंडेक्स। अब इसमें और जो सेकंड मेथड थी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, उसमें उतना ही फर्क है, सिर्फ ये नंबर ऑफ शेयर है ना वो बदल जाते हैं। इसमें फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स ही लेते हैं, यानी कि मार्केट कैप यहाँ पे पूरा नहीं लेते। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हमने चेक किया कि पहले कितना मार्केट कैप था, अभी कितना मार्केट कैप है,
तो इसमें हमने टोटल मार्केट कैप देखा, इसकी जगह पे मैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप डाल दूंगा तो वो मेथड हो जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, फ्री फ्लोट वेटेज मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। क्लियर? इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है और वो ज्यादा रिलेवेंट है। अगर आप चाहते हो कि भाई मार्केट ने कितना परफॉर्म किया तो आप लिक्विडिटी को ध्यान में रखोगे कि जितना लिक्विड शेयर है उसका बढ़ोतरी कितना है, वही देखना है ना। सेंसेक्स है, निफ्टी है, SX40 है, ये सारे फ्री फ्लोट वेटेज बेस्ड इंडेक्स, राइट रन। तो ये पहला और दूसरा हमने क्लियर कर दिया। कौन सा पहला और दूसरा? दिस वन और दिस वन। ये इंडेक्स कैसे बनते हैं ये हमने क्लियर कर दिया। अब चलते प्राइस वेटेज इंडेक्स और इक्वल वेटेज इंडेक्स दोनों की तरफ, राइट। चलिए चलते उसकी तरफ, और उसके लिए भी हम एक्सेल सीट का ही सहारा लेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आ जाएगा। प्राइस वेटेज इंडेक्स में क्या होता है? प्राइस जिस क्वांटिटी कितना है उससे लेना देना नहीं है। प्राइस वेटेज इंडेक्स कैसे बनता है वो देखते हैं। प्राइस वेटेज में क्या होता है, जो हर शेयर को कौन सा शेयर इंडेक्स को कितना मूव करेगा, जो वेट देना है ना, वो वेट प्राइस के हिसाब से देते हैं। तो मान लीजिए कि यही एग्जांपल ले रहा हूं, वही जो स्टॉक जो हमारा था वही ले रहा हूं, तो इसमें स्टॉक उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था उसका कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ प्राइस का रोल है। तो प्राइस पहले ये 10 स्टॉक का कितना था? 100, 125, 150, 200, 100, 180, 210, 140, 500, ये है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि भाई 1 जनवरी को इंडेक्स जो है, इंडेक्स 1 जैन 1990 को कितना था, लिख लेते हैं यहाँ पे 100। टुडे कितना होगा, आज कितना होगा? अगर हम मेथड ले रहे हैं, कौन सी मेथड? प्राइस वेटेड इंडेक्स। प्राइस वेटेड इंडेक्स कहां कहां पे यूज होता है पता है? निक्की में यूज होता है, इवन डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, आपने डाउ जोन्स सुना होगा। डाउ जोन्स है, निक्की है, ये दोनों भी जो कैलकुलेट, ये दोनों जो कैलकुलेट होता है ना, ये इस मेथड से प्राइस वेटेज इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इसमें कैसे होता है कैलकुलेशन? तो प्राइस के हिसाब से वेटेज, तो पहले तो ये स्टॉक के जो प्राइसेस है ना 10 के बेस ईयर पे, उसका एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालोगे? आप टोटल करोगे 100 प्लस 125 प्लस 150 प्लस 200, कैलकुलेटर में करो या एक्सेल सीट में करो, जो भी करो, और बाद में उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि उसका एवरेज निकालो। ये 10 का एवरेज निकालना है तो कैलकुलेटर में मैं क्या करूंगा, सबका टोटल करूंगा, बाद में जो टोटल आएगा डिवाइडेड बाय 10 करूंगा। हमारे पास एक्सेल है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, इज इक्वल टू का बटन दबा के यहाँ पे सिग्मा जो है ना उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये एवरेज का बटन दबा देता हूँ, तो मुझे ओल्ड प्राइसेस का एवरेज मिल गया 232। तो पहले प्राइस का एवरेज क्या था? 232। अब आज की जो प्राइसेस है, सेम आज की जो प्राइसेस है ना, उसका वेटेज निकाल लेते हैं। उसका वेटेज कितना है, चलिए देख लेते हैं। वेटेज नहीं, सॉरी, एवरेज। इसका कैलकुलेटर में करोगे तो सबको टोटल करना है, या तो एक्सेल शीट में ऐसा भी कर सकते हो कि भाई पहले टोटल करो सम ऑफ ऑल दिस, राइट, वो करो और उसको डिवाइडेड बाय 10 करो तो भी आ जाएगा। बट हमें वो नहीं करना, हम थोड़ा आसान रास्ता करते हैं। कौन सा? जो यहाँ पे किया था, या तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, या तो दूसरा रास्ता ये भी है जो हमने पहले किया था, यहां से एवरेज चुनो, ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ गया है तो उसी सिलेक्शन को रहने दूंगा और मैंने एंटर दे दिया तो हमारा एवरेज आ गया, राइट। तो सिंपली करना क्या है, इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, सॉरी सॉरी गाइस, इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करना है? अगेन ओल्ड न्यू, एवरेज प्राइस इंडेक्स। ओल्ड जो प्राइस था वो था 232, उस टाइम पे इंडेक्स था 100। आज का प्राइस का एवरेज 1360 के आसपास है, तो आज का इंडेक्स कितना? ये अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चलो फॉर्मूला लिख देते ना, फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे आएगी? इज इक्वल टू न्यू एवरेज प्राइस ऑफ स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स है इंडेक्स में लिए है उसका एवरेज प्राइस आज का, मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड इंडेक्स या तो प्रीवियस इंडेक्स, डिवाइडेड बाय ओल्ड या तो प्रीवियस एवरेज प्राइस, ये कर दूंगा तो मुझे इंडेक्स मिल जाएगा। अच्छा, यहां से इज इक्वल टू का साइन निकाल देता हूं ताकि ये एक्सेल कंफ्यूज ना हो। अगर एक्सेल कंफ्यूज होगी तो शायद आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये है फॉर्मूला। तो चलिए गिनते हैं, गिनेंगे कैसे? इसी फॉर्मूला से एक काम करता हूं, मैं यहीं पे गिनने की कोशिश करता हूं। इज इक्वल टू
न्यू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओल्ड एवरेज। जैसे ही ये किया तो मुझे मिल गया इंडेक्स। क्लियर है यहां तक? वेरीफाई करना है कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है। 484% ग्रोथ हुआ। वो तो देख के ही पता चलता है ना, 484.73%। चलिए चेक करते हैं। राइट, ओल्ड वेटेज क्या था? तो पहले वेटेज लेते हैं, प्राइस के हिसाब से वेट लिया था ना, प्राइस के हिसाब से वेट लिया था। तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो इसका वेट निकालना पड़ेगा। तो एक कॉलम में ऐड कर देता हूं, प्राइस वेटेज था ना, तो एक कॉलम यहाँ पे एवरेज है, ये एवरेज है। तो अब मैं टोटल लिख देता हूं। हमने जो लिया था वो एवरेज लिया था प्राइस। अब यहाँ पे मैं पहले टोटल कर देता हूं। तो टोटल के लिए क्या होगा? सारी प्राइस का टोटल। चलो ये सारी प्राइस का टोटल ओल्ड आ गया, ये सारी प्राइस का टोटल न्यू आ गया। तो प्राइस जितना है उसके हिसाब से वेटेज दिया है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को कितना वेटेज मिला होगा? ओल्ड 100 डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस, इतना वेटेज मिला होगा। राइट, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहां से क्लिक करूंगा तो परसेंटेज हो जाएगा। राइट, बट मैं चलो वेटेज को अभी फ्रैक्शन में रखता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज में रखो फ्रैक्शन में रखो सेम ही है। अब इस फॉर्मूला में सबका वेट, सारे स्टॉक का वेटेज मुझे प्राइस के हिसाब से देना है। तो ये C15 यानी कि टोटल तो सेम ही रहेगा, सब प्राइस का C5 यानी कि प्राइस वाला जो कॉलम है वही बदलेगा। तो मैं इसको एंटर देके सबका वेटेज निकाल देता हूं। तो प्राइस के हिसाब से मैंने वेटेज दिया, इसका वेटेज है 0.043 फ्रैक्शन में, और परसेंटेज में 4.30%, इसमें 5.37%, ये फ्रैक्शन में है। अब प्राइस चेंज देखते हैं, कितना प्राइस में चेंज हुआ, परसेंटेज में देखते हैं। तो प्राइस में चेंज कितना हुआ परसेंटेज में? 500 रुपए नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस, इतना डिफरेंस आया। परसेंटेज में निकाला कि पुरानी प्राइस पे परसेंटेज कितना हुआ, तो मैं डिवाइडेड बाय पुरानी प्राइस कर दूंगा। तो ये प्राइस में डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस कर देता हूं मैं इसको। तो ये प्राइस जो है वो 400% बढ़ा। राइट, बट वो उसका वेटेज कितना था? 0.4। तो 0.4 का 400%, यानी कि ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक इंडेक्स में इतने सालों में 17% बढ़ोतरी करेगा। इसकी वजह से 17% बढ़ना चाहिए इंडेक्स। चेंज इन प्राइस वापस में कॉपी करता हूं। आपको देखो गिनना है तो कैलकुलेटर से गिन लो। 100 का प्राइस 500 हुआ यानी कि 400% बढ़ा। 125 का प्राइस जो है वो 630 बढ़ा यानी कि 404% बढ़ा। तो ये कितना परसेंटेज प्राइस में बढ़ोतरी हुई, ये है। वेटेज हमने स्टॉक को कैसे दिया था? प्राइस के हिसाब से। तो ये यहाँ पे लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी वजह से सेंसेक्स में कितना परसेंटेज बढ़ोतरी आनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? चलो तो इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। तो ये दोनों स्टॉक जो है ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज से ग्रो हुए, 400 400। बट इसने इंडेक्स को 17% बढ़ाया, इसने इंडेक्स को 21% बढ़ाया। क्यों? बिकॉज दोनों को हमने वेटेज दिया था उनकी प्राइजेस के हिसाब से। ये रहा वेटेज प्राइजेस के हिसाब से। चलो इसका टोटल मारते हैं। अगर टोटल मारेंगे और 484 आएगा ये वाला, तो समझ जाएंगे कि हमने प्राइस वेटेज के हिसाब से जो गिना है वो सही गिना है। बिकॉज हमने डायरेक्टली ये जो एवरेज प्राइस है वो कितनी बड़ी उसके हिसाब से ऑलरेडी इंडेक्स तो ढूंढ ही लिया है। ये सिंपल और आसान फॉर्मूला है। राइट, प्राइस के हिसाब से। अब हम दूसरी तरीके से जो ढूंढ रहे वेटेज देके, अगर वो 484 आया तो हमारा मेथड से में, अगर नहीं आया तो नहीं आया तो ये पूरा वीडियो मुझे वापस बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा भाई मैंने कहां पे गलती कर दी। आई होप, चलिए भगवान का नाम लेके इसको टोटल कर देता हूं। गया 484.73% हो गया। ये भी वही है, देखो इसको मैंने हाथ से लिखा था इसलिए परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दूंगा, कौन सी, नया इंडेक्स माइनस पुराना इंडेक्स डिवाइडेड बाय ये, तो कितना परसेंटेज बढ़ा? 484.73, 484.73। तो ये इंडेक्स कैसे बढ़ाया? इसमें वेटेज दिया, हर स्टॉक की वजह से प्राइस का मूवमेंट इंडेक्स का बढ़ रहा है या घट रहा है, बट वेटेज किसको ज्यादा दिया किसको कम दिया, दैट डिपेंड्स ऑन प्राइस। तो प्राइस के बेसिस पे वेट दिया उसको कहते हैं प्राइस वेटेज इंडेक्स। तो प्राइस वेटेज जो इंडेक्स होता है ना, वो प्राइस को प्राइस के हिसाब से देते हैं। और इसमें कौन से आते हैं? निक्की एंड डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये कुछ फेमस इंडेक्स है जो प्राइस वेटेज की मेथड को फॉलो करके इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अब चलते हैं सबसे आखिरी पे, इक्वल वेटेज इंडेक्स। यहां पे मैं आपको थोड़ा अलग बताता हूं। इक्वल इक्वल इंडेक्स को कैसे फॉलो करना है। इक्वल वेटेज देके सारे स्टॉक का वेटेज हमें इक्वल चाहिए, ऐसा इंडेक्स चाहिए। तो कैसे बनेगा?
तो सबसे पहले तो क्या करेंगे इसके अंदर, इसके लिए क्या करना है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि ये इंडेक्स नहीं, ये फंड है। आपको समझाने के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं मानता हूँ कि इंडेक्स नहीं है, फंड है, तो फंड मैनेजर 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है और मेथड फॉलो करना चाहता है इक्वल वेटेज इन की। तो क्या करेगा, सबसे पहले तो जो 2.5 लाख है ना, 2,50,000, उसको 5 स्टॉक है तो पांचों में इक्वली डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देगा, यानी कि सब में इन्वेस्ट कर देगा 50,000। अब सब में 50,000 इन्वेस्ट करना है, सबका प्राइस अलग अलग है, तो सबका क्वांटिटी अलग अलग बाई करना पड़ेगा। कितना, ये 50,000 रुपए डिवाइडेड बाई 100, बेस ईयर 1 जनवरी 1990 को 100 का प्राइस था, इक्वल वेटेज देना है तो इसके 500 शेयर लेने पड़ेंगे और बाकी के सबके अलग अलग, इसके 400 शेयर लेने पड़ेंगे, इसके 800 शेयर लेने पड़ेंगे, इसको 250, इसके 200 शेयर, इतने शेयर लेके आपको काम चालू करना पड़ेगा ताकि वेटेज जो है वो सबका इक्वल हो जाए। सबका कितना वेटेज है, 0.2 है, सबका वेटेज इक्वल है ना, 0.2 कुछ 5 स्टॉक है तो सबका वेटेज इक्वल, तो फाइनल वेट आपका हो गया दिस वन विच इज 1। परसेंटेज में होगा तो 100 होगा, ये हमने फ्रैक्शन में रखा, नंबर में रखा, इसलिए 1 है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो चलो इसको मैं परसेंटेज कर देता हूं, ये परसेंटेज कर दिया, क्लियर। तो ये वेटेज है। अब करंट वैल्यू, इसका करंट वैल्यू क्या है, right? तो पहले तो आप क्या, इक्वल वेटेज देने के बाद जो इंडेक्स बनता है उस इंडेक्स को मूव कैसे करते हैं वो बताता हूं। जैसे कि इसका मैं टोटल लगा देता हूं, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। अब करंट वैल्यू मेरे पोर्टफोलियो का क्या है, मैंने लिए थे इसके 500 शेयर, 1 जनवरी को मैंने 500 शेयर लिए थे, उसका आज का प्राइस क्या है, 150 रुपए, तो मुझे उसका आज का वैल्यू मिलेगा। इसका 50 का हुआ 75,000, इसका 50 का हुआ 96,000, ये तीसरा स्टॉक है उसका, तीसरा जो स्टॉक है उसका कितना हुआ, 800 रुपए का था वो 130 हुआ, तो इसका 50,000 का बनेगा मेरा 1,04,000। यहाँ पे 50,000 रुपए का बना 45,000, कम हुआ, यहाँ पे हुआ 50 का 60,000। तो मेरा पोर्टफोलियो जो है उसका टोटल वैल्यू कितना हुआ, 3,80,000। तो इक्वल वेटेज में आप इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, यहां पे मैं ले लेता हूं ओल्ड, यहां पे ले लेता हूं न्यू, राइट। मैं क्या करूंगा, पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू और इंडेक्स, ये दो कॉलम बना दूंगा। पुराना पोर्टफोलियो वैल्यू 2.5 लाख था, तो पुराना मेरा इंडेक्स 100, बेस ईयर में 100 से स्टार्ट होता है, तो आज का मेरा वैल्यू है वो 3,80,000 है। तो अब कितना होना चाहिए इंडेक्स, ये मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो फॉर्मूला भी बना देते चले। फॉर्मूला क्या बनेगा, इंडेक्स का फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा, इक्वल वेटेज में इज इक्वल टू न्यू पोर्टफोलियो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओल्ड पोर्टफोलियो वैल्यू। अगर मैं एंटर दूंगा तो एरर आएगी, क्यों, बिकॉज मैंने आगे इज इक्वल टू का साइन किया, चलिए दिखाता हूं। एरर आ गई, नेम एरर आ गई, इसलिए मैं इसमें से इज इक्वल टू हटा देता हूं। तो ये फॉर्मूला आप पढ़ पाओगे कि वेटेज एवरेज इंडेक्स गिनना है तो कैसे गिनोगे। अगर आपको मान लीजिए ये टेबल दे दिया, आपको एग्जाम में ये टेबल देके, टेबल में ये इतनी इंफॉर्मेशन देंगे और पूछेंगे कि पुराना ये तारीख को इंडेक्स इतना था तो अभी इंडेक्स कितना हुआ कैलकुलेट करो, ये सवाल आ सकता है। तो ये सवाल आएगा तो आप क्या करोगे, पहले पुराना वैल्यू निकालोगे, बिकॉज अगर वेटेज एवरेज है तो क्या करोगे, सबको इक्वल वेटेज दिया हुआ है, राइट, सबको इक्वल वेटेज देके आप पुराना वैल्यू निकालोगे, आज का वैल्यू निकालोगे और इस तरीके से इंडेक्स निकालोगे। तो चलो ढूंढते हैं इंडेक्स का वैल्यू, यहीं पे ढूंढ लेते हैं इंडेक्स कितना हुआ, इज इक्वल टू पुराना नया पोर्टफोलियो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पुराना इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। तो ये आपका 152, 100 का इंडेक्स 152 हुआ, कितना परसेंटेज बढ़ा, 152 अभी का है, पहले था 100, राइट, तो परसेंटेज कितना बड़ा, 52% बड़ा, पता ही है, फिर भी फॉर्मूला लगा देता हूं, 52% से बड़ा, ये फ्रैक्शन आया, परसेंटेज का साइन दे दूंगा। प्राइस चेंज हुआ ना, तो अब क्या करना पड़ेगा, पड़ा है, इस फंड में इस इंडेक्स को मैनेज करने वाले बंदे को क्या करना पड़ेगा, इक्वल वेटेज देना है ना। तो अब तो अगर आने वाले समय में अगर नेक्स्ट डे या मान लीजिए नेक्स्ट डे ये सारे प्राइसेस चेंज हो जाएंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो सब स्टॉक को इक्वल वेटेज तो नहीं मिलेगा। अब देखिए वेटेज पहले इन्वेस्टमेंट के टाइम पे सबका वेटेज सेम था, अब वेटेज बदल गया, नया वेटेज बदल गया, तो क्या करना पड़ेगा, नया वेटेज बदल गया तो उसके लिए फंड मैनेजर क्या करेगा, जिसका वेटेज बढ़ गया है, अभी 3,80,000 का मतलब क्या है, सबका इक्वल वेटेज है तो सब में कितने होने चाहिए, 76,000 होने चाहिए, सारे सारे फंड सारे के सारे स्टॉक में 76,000 होने चाहिए। तो फंड मैनेजर को क्या करना पड़ेगा,
वहां पे जहां पे वैल्यू ज्यादा है उसके उतने शेयर बेचने पड़ेंगे ताकि उसका फंड वैल्यू वापस 76,000 आ जाए, और जहां पे फंड वैल्यू एवरेज से कम है उसके शेयर ज्यादा बाई करने पड़ेंगे पोर्टफोलियो में। तो हम कहेंगे इसने इक्वल वेटेज का मेथड फॉलो किया। तो इंडेक्स जब इक्वल वेटेज से बनता है ना, तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है? पहले इक्वल वेटेज शेयर के हिसाब से दिया जाता है, बाद में जैसे जैसे उसका शेयर का प्राइस चेंज होता है, राइट, तो उसको रिवीजन करना पड़ता है, वापिस इक्वल वेटेज देने के लिए उस इंडेक्स के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स को एडजस्ट करना पड़ता है फंड मैनेजर को, या तो जो इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा है उसको। हमने वेटेज इक्वल दिया है तो इक्वल वेटेज के हिसाब से ये बना है कि नहीं बना है देख लेते हैं। कितना चेंजेस आया? सबसे पहले तो प्राइस चेंज। तो ये जो हमने वेटेज दिया उसको हमें वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे? अगेन प्राइस चेंज देखते हैं, प्राइस चेंज कितना हुआ है? 150 रुपए माइनस 100 रुपए डिवाइडेड बाई 100 रुपए, यानी कि 100 का 150 हुआ, तो परसेंटेज निकालने वाला फॉर्मूला डाला तो पता चला कि मेरा इसमें 50, स्टॉक प्राइस 100 का 150 हुआ, 50% बढ़ गया। 50% बढ़ा, मगर ये स्टॉक जो है वो इंडेक्स को कितना मूव करेगा? उसके वेटेज के हिसाब से। तो प्राइस चेंज मल्टीप्लाइड बाई वेटेज, यानी कि ये 10% मूव करेगा। वैसे ही वैसे ही मैं हर प्राइस का इसका प्राइस चेंज कितना हुआ? 92%। अगर इसका प्राइस 92% बढ़ा तो ये इंडेक्स को 92% नहीं बढ़ाएगा, सॉरी, ये इंडेक्स तो 92% नहीं बढ़ाएगा, 92% मल्टीप्लाइड बाय उसका वेटेज था उतना ही बढ़ाएगा। तो कितना? 18.4। कम कर देता हूं इसको, सिंगल डिजिट में रखते हैं। तो चलिए इसको पूरा कॉपी कर लेता हूं, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूं। तो हमने जो इक्वल वेटेज दिया था उससे हमने इंडेक्स ढूंढा जो 100 का 152 हुआ। शॉर्टकट फॉर्मूला से यहां से जो हमने किया, पोर्टफोलियो 2,50,000 का 3,80,000, तो आपका इंडेक्स कितना बड़ा ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे जो हमने वेटेज दिया था उसके हिसाब से हुआ कि नहीं, तो इसके लिए हमें इसका टोटल करना पड़ेगा। 52% आया तो मैं सही हूं, वीडियो मेरा आगे बढ़ेगा। अदरवाइज मुझे वापस बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा भाई मैंने कहाँ गलती कर दी। चलिए इसका सम निकालते हैं, भगवान का नाम लेके एंटर देते हैं, 52% आ गया, यानी कि हम सही थे। डेरिवेटिव्स की बात करें तो इंडेक्स के जो महत्वपूर्ण जो एट्रीब्यूट्स है ना, हर एक अच्छा इंडेक्स किसको कहेंगे? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडेक्स के जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये लॉजिकल इंडेक्स है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडेक्स? द फर्स्ट वन इज कि भाई इंडेक्स आपको ओवरऑल मार्केट का जो बिहेवियर है ना वो दिखाना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर जो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में अगर इंडेक्स जा रहा है तो हम कहेंगे इंडेक्स कंप्यूट किया था, उसका मेथड सही था, लॉजिकल था। दूसरा, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, यानी कि इंडेक्स बढ़ाना है या घटाना है उसमें ब्रोकर का, सब ब्रोकर का, राइट, या स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ का, या आपका और मेरा, या एफआई का, उसके कहने पे ये बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है ना, फिर वो इन्वेस्टर हो या ब्रोकर हो या एफआई हो या प्रोमोटर हो, वो डिसाइड कर पाए कि भाई इंडेक्स बढ़ाओ। तो किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसीलिए होता क्या है, ये प्रोफेशनली मैनेज होता है, और ज्यादातर इंडेक्स जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मैनेज करती है। यानी कि बीएससी के इंडेक्स का कंपटीशन जो आप देखते हैं तो वो बीएससी के अंदर उसकी कोई एम्प्लॉय बीएससी के एम्प्लॉय नहीं होते, वो थर्ड पार्टी होता है, थर्ड इंडिपेंडेंट कंपनी होता है। उसके एम्प्लॉयज अलग होगा, उसका टीम अलग होगा, उसका जो इंडेक्स मैनेजर अलग है वो अलग होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि भाई अच्छा इंडेक्स उसी को कहेंगे जो इंडिपेंडेंटली मैनेज हो रहा है, प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है, थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है, जिसमें किसी मार्केट के पार्टिसिपेंट का इन्फ्लुएंस नहीं है, और जो ओवरऑल मार्केट के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करता है, राइट, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इंडेक्स, राइट, इंडेक्स की बहुत बात हो गई, अब बात करते हैं इंपैक्ट कॉस्ट की। इसी चैप्टर के अंदर इंपैक्ट कॉस्ट जो है उसको भी इंक्लूड किया है। तो क्या होता है इंपैक्ट कॉस्ट? उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पहले तो एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा, आप जब जाते हो ना, ऑर्डर देते हो किसी भी एप्लीकेशन में जाके शेयर बाय करने के लिए जाते हो, राइट, तो शेयर के अंदर आप देखोगे कि आपको आप बोले मुझे 2,000 शेयर 10 रुपए में चाहिए, जरूरी नहीं है। आप क्या बोलोगे, मुझे 2,000 शेयर 10 रुपए में खरीदने में तैयार हूं। तो आपने ऑर्डर डाला 2,000 और आपने बोला 10 रुपए। अगर 10 रुपए में कोई बेचने वाला होगा तो आपको शेयर मिलेगा, अगर 10 रुपए से ज्यादा ही चाहिए बेचने वाले को तो नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से देखते होंगे ऑर्डर बुक कैसा दिखता है। अब जब किसी स्टॉक का बाई करने जाओगे तो उसका ऑर्डर बुक कैसा दिखता है? आपको दिखेगा, सबसे पहले लेट मी हाईलाइट इट, जस्ट होल्ड ऑन, राइट। आपको एक तो बाई का क्वांटिटी दिखेगा 407, यानी कि 400 शेयर खरीदने के लिए कोई तैयार है 8 रुपए में, 700 शेयर खरीदने के लिए कोई तैयार है 7 रुपए 80 पैसे में, कोई 1,500 शेयर खरीदना चाहता है मगर उसने बाई का ऑर्डर डाला है 7 रुपए 60 पैसे में। तो इसको कहते हैं बाई बुक, राइट, बाई ऑर्डर बुक, जिसमें बाइंग कितनी क्वांटिटी का डिमांड है और कौन सी प्राइस पे लोग खरीदना चाहते हैं। और ये कैसे आया? जो आपने ऑर्डर डाले, मैंने ऑर्डर डाले, उसके हिसाब से।
बट जरूरी नहीं कि आप जिस प्राइस में खरीदना चाहते हो उसी प्राइस में कोई बेचना चाहता है। तो सामने कोई बंदा ऐसा है जो कहता है मुझे 800 शेयर बेचने हैं, बट मेरा आस्क प्राइस है वो 8.5, 8.5 रुपए कोई देगा एक शेयर का, तो मैं ये देने के लिए तैयार हूं। कोई बोल रहा है कि भाई 2000, मैं 1200 शेयर बेचने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे चाहिए 870। अब जब तक ये भाव घटाएगा नहीं, जब तक ये भाव बढ़ाएगा नहीं, अगर ऑर्डर बुक में अगर कोई चेंज नहीं है, तब तक कोई सौदा तो होने वाला नहीं है, राइट। बट ज्यादातर हम क्या करते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं भाई मार्केट प्राइस जो भी है उसके ऊपर मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो कोई बंदा आया और बोलता है कि मुझे 2000 शेयर खरीदने, जो भी मार्केट प्राइस है। अब मार्केट प्राइस पे खरीदने का मतलब क्या है कि बेचने वाले जो मांग रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो सबसे सस्ता आपके पास ऑफर है ना, सबसे सस्ता ऑफर कौन सा है, 800 शेयर खरीदो 8.5 रुपए में। तो 800 शेयर आपको यहाँ से 850, 8.5 रुपए में मिल जाएंगे। तो 800 शेयर मिल गए 8.5 रुपए में। फिर 1200 शेयर जो है ना, वो यहां से आपको मिलेंगे 8 रुपए 70 पैसे में। तो आपका कॉस्ट कितना आएगा, आपका कॉस्ट कितना आएगा, ना 8.5 आएगा ना 870 आएगा, उसके दूर दोनों के बीच का आएगा, राइट। ये याद रहा। अब इसके ऊपर से इंपैक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा, व्हाट इज इंपैक्ट कॉस्ट। अब देखो, आइडियल कॉस्ट तो किसको, आइडियल प्राइस तो किसको कहेंगे, आइडियल प्राइस जो बेस्ट बाय ऑफर है, बाय प्राइस है, और बेस्ट सेल प्राइस है। बेस्ट बाय कौन सा है, 8, राइट। बेस्ट जिसको बेचना है वो अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कितने में बेच सकता है, 8 रुपए में, ऑर्डर बुक के हिसाब से उसको अच्छे से अच्छा ऑर्डर बुक के हिसाब से 8 रुपए मिल सकता है। जिसको खरीदना है उसको अच्छे से अच्छा भाव मिल सकता है 8.5 का। तो खरीदने वाले के लिए सबसे अच्छा प्राइस है 8.5, बेचने वाले के लिए सबसे अच्छा प्राइस है 8 रुपए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बुक। तो दोनों का एवरेज निकालूंगा, वो क्या होगा, 8 रुपए 25 पैसे। तो हम कहेंगे आइडियल प्राइस तो क्या, आइडियल प्राइस तो 8.25 रुपए है। आइडियल प्राइस 8.25 है, मगर आपका एक्चुअल कॉस्ट जब आप मार्केट प्राइस के हिसाब से बाय करते हो, तो वो आइडियल प्राइस से बढ़ जाएगा। तो वो कितना बढ़ा उसको कहेंगे इंपैक्ट कॉस्ट। थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक ले जाने का काम मैं करूंगा, चिंता मत करिए, राइट। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना है, चलिए चलते हैं। आइडियल प्राइस किधर गया, आइडियल, हाँ। आइडियल प्राइस यानी कि एवरेज ऑफ बेस्ट बीड एंड बेस्ट ऑफर प्राइस। मैंने आपको बोला था, बेचने वाले को सबसे ज्यादा बेस्ट क्या मिल सकता है, 8 रुपए, खरीदने वाले को सबसे सस्ता कौन सा मिल सकता है, 8.5 रुपए, बेस्ड ऑन दी ऑर्डर बुक जो हमने देखा था। तो दोनों का एवरेज निकालोगे उसको कहोगे आइडियल प्राइस। आइडियल प्राइस का फॉर्मूला याद रह गया। फिर एक्चुअल प्राइस, बाइंग प्राइस आपको निकालना है। वो एक्चुअल बाइंग प्राइस कितना, कैसे निकालोगे, चलिए एक काम करते हैं, एक्सेल सीट में चलते हैं। पर उससे पहले फॉर्मूला देख लो। एक्चुअल बाइंग प्राइस यानी कि आपने टोटल कितना पैसा पे किया, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना मिला, उसको डिवाइड करोगे तो आपको आपका एक्चुअल प्राइस कितना है वो पता चलेगा। 2000 शेयर आपको पड़े, पर शेयर कितने में वो पता चलेगा, वो एक्चुअल है। फिर आप देखोगे कि एक्चुअल प्राइस जो है ना, वो मुझे कितना ज्यादा देना पड़ा आइडियल प्राइस से, परसेंटेज में निकालोगे, उसको कहेंगे इंपैक्ट कॉस्ट। तो इंपैक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला कैसे आएगा, एक्चुअल बाय प्राइस माइनस आइडियल बाय प्राइस डिवाइडेड बाय आइडियल बाय प्राइस। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलते हैं वापस हमारी एक्सेल सीट की तरफ। तो ये रहा हमारा एक्सेल सीट, जिसके अंदर ऑलरेडी वही डेटा मैंने दिया हुआ है जो वहां था। 400 शेयर कोई 8 रुपए में लेने के लिए तैयार है, कोई 800 शेयर 8.5 में बेचने के लिए तैयार है। बाकी के सारे 8.5 से ज्यादा ही मांग रहे हैं। तो अगर जो बायर है ना, उसको बेस्ट क्या मिल सकता है, 8.5 में मिल सकता है खरीदारी करने का, सस्ता से सस्ता ये मिल रहा है। और जिसको बेचना है, तो बेचने वाले जितने लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन कोट कर रहे हैं, 8 रुपए। तो बेस्ट सेलिंग प्राइस कौन सा है, 8 रुपए, बेस्ट बाइंग प्राइस कौन सा है, 8.5 रुपए। अब दोनों का मैं एवरेज निकालूंगा तो वो मुझे मिलेगा आइडियल प्राइस, यानी कि एवरेज कैसे निकालते हैं, 8 + 8.5 डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज प्राइस इज 8.25। एक्चुअल मुझे कितने में पड़ा, मैंने कितना दिया, यहां पे देखिए, मैंने 800 से 2000 शेयर लिए थे, कितने, 2000 शेयर मार्केट प्राइस। अब जैसे मैं मार्केट प्राइस के हिसाब से सौदा डालता हूं ना, तो मुझे सबसे सस्ता है वो पहले मिलता है, बाद में यहां से जैसे कि सबसे सस्ता 8.5 है तो पहले ये मिल जाएगा। अगर फिर भी मेरा ऑर्डर का क्वांटिटी पूरा नहीं, तो फिर नेक्स्ट जो बेस्ट प्राइस है उससे मैं शेयर खरीदूंगा। मार्केट प्राइस का मतलब ही यही होता है। तो पहले ये 800 शेयर मुझे मिल जाएंगे 8.5 रुपए में, यानी कि ये 800 शेयर खरीदने के लिए मैं कितना दे रहा हूँ, 6,800। अभी भी मुझे 1200 शेयर और खरीदने हैं, बिकॉज मैंने 2000 का ऑर्डर दिया मार्केट प्राइस के हिसाब से। मार्केट में जो चल रहा है वो प्राइस मुझे कोट नहीं करना, 8 में चाहिए, 7 में, मुझे तो अभी शेयर चाहिए, जो मार्केट प्राइस है दे दो। तो पहले 800 शेयर 8.5 के हिसाब से मिले, बाकी के 1200 शेयर है वो आपको मिले 8 रुपए 70 पैसे से। अगर आपने 1200 से ऊपर का ऑर्डर दिया होता तो नीचे और 8 रुपए 90 पैसे वाले भी शेयर आपके पास आता है। तो टोटल आपका कॉस्ट कितना हुआ,
टोटल आपका जो कॉस्ट है वो 17,240 हुआ। 17,240 में आपने 2,000 शेयर लिए, तो आपको एवरेज एक शेयर कितने में पड़ा? 17,240 डिवाइडेड बाई 2,000, तो आपका कॉस्ट कितना हुआ? 8 रुपए 62 पैसे। यानी कि आपने आइडियल प्राइस था उससे ज्यादा पे लिया। नॉर्मली आप जब भी मार्केट प्राइस पे सौदा करते हो, मार्केट प्राइस पे जो भी चीज बाई करते हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कॉस्ट लगता है। इम्पैक्ट कॉस्ट मतलब क्या, कि आइडियल प्राइस से कितना ज्यादा दे रहे हो। और अगर मार्केट प्राइस पे बाई करना है तो आइडियल प्राइस से थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। आइडियल प्राइस यानी कि बेस्ट बाई और बेस्ट सेल का एवरेज, उससे ज्यादा ही देना पड़ेगा अगर आपको मार्केट प्राइस पे खरीदना है तो। और मार्केट प्राइस पे खरीदते हो और जितना ज्यादा देते हो, राइट, उसको कहते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। तो कितना इम्पैक्ट कॉस्ट आया? एक्चुअल कॉस्ट आया हमारा 8 रुपए 62 पैसे, वो लिख दिया। इम्पैक्ट कॉस्ट कितना आया, कितना ज्यादा दे रहा हूं मैं? 8 62 माइनस 8 25, यानी कि मैं इतना ज्यादा दे रहा हूं। तो वो 8.5 से कितना ज्यादा है परसेंटेज में, वो निकालने के लिए डिवाइडेड बाई, तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस आइडियल प्राइस, एक्चुअल प्राइस माइनस आइडियल प्राइस डिवाइडेड बाय एक आइडियल प्राइस। तो 8.5 रुपए से परसेंटेज में मुझे पता चल गया कितना ज्यादा है। 4.5% मैंने ज्यादा दिया आइडियल प्राइस से मार्केट प्राइस पे ये स्टॉक खरीदने लिए। मेरे लिए इम्पैक्ट कॉस्ट हुआ 4.48। तो इसका भी आपको सम पूछ सकते हैं, या तो पूरा टेबल देके पूछेंगे आइडिया इम्पैक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करो, या तो आपको दे देंगे आइडियल प्राइस इतना है, एक्चुअल प्राइस इतना है, या तो आपको बता देंगे आइडियल प्राइस इसका इतना है, आपने इतना खरीदा, उसके लिए इतना पैसा दिया, तो इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि आइडियल प्राइस पहले ढूंढो, विच इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ बेस्ट बाय एंड बेस्ट सेल। फिर एक्चुअल प्राइस ढूंढो, विच इज कि जितनी क्वांटिटी है वो कैसे बाय करनी है आपको पता है। अगर मार्केट प्राइस पे बाय करनी है 2,000, तो पहले यहां से उठाया 800, अच्छा 800 ही हुआ, अभी भी 1,200 चाहिए। फिर यहां से उठाया, तो दोनों के लिए कितना पैसा दिया आपने, उससे आप एक्चुअल कॉस्ट निकालो, राइट। फिर देखो कि कितना ज्यादा दे रहे हो। 8.25 की जगह पे आप दे रहे हो 8 रुपए 62 पैसे, यानी कि 37 पैसे ज्यादा दे रहे हो। तो 8.25 पे 37 पैसे ज्यादा, यानी कि 4.5% आपने ज्यादा दिया। दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट कॉस्ट। इंडेक्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैंने आपको कहा था ना कि आइडियल इंडेक्स उसको कहेंगे जहां पे थर्ड पार्टी मैनेज करता है। तो मैं आपको बताऊं, बीएससी के जितने भी इंडेक्स है ना, वो एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो मैनेज करती है, यानी कि वो कैलकुलेट करती है और वो सब कुछ करती है। एनएससी को जो इंडेक्स है ना, वो थर्ड पार्टी, यानी कि जो एनएससी है उससे अलग एक कंपनी है, एनएससी इंडेक्सेस लिमिटेड, वो मैनेज करती है, राइट। तो इंडिपेंडेंट इसका मैनेजमेंट होता है। आ इंडेक्स मैनेजमेंट की बात करें, इसमें 3 पार्ट आते हैं। पहले तो इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना, फिर उसको मेंटेन करना, और उसको रिवाइज करना। बिकॉज टाइम टू टाइम रिवीजन, मतलब कुछ ना कुछ रिवीजन भी आएगा ना। जैसे कि कोई कंपनी का मार्केट कैप बहुत बढ़ गया तो उसका वेटेज बढ़ाना है, राइट। कोई कंपनी का मार्केट कैप कम हो गया तो उसका वेटेज कम करना है। या तो आप, कोई स्टॉक है उसके अंदर डिविडेंड आया, उसके अंदर स्प्लिट हुआ, तो ये सारे जो कॉर्पोरेट एक्शन है उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे डे टू डे बेसिस पे। इसके मैनेजमेंट, उसको कहते हैं इंडेक्स मेंटेनेंस। और रिवीजन, रिवीजन यानी कि उसके अंदर कोई नया स्टॉक लाना है, कोई बदलना है, तो उसको कहते हैं इंडेक्स रिवीजन। तो ये 3 पार्ट में इंडेक्स का मैनेजमेंट होता है। कंस्ट्रक्शन, यानी कि इंडेक्स का कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी डिसाइड करना, और कौन से स्टॉक लेने हैं वो डिसाइड करना, राइट। तो नॉर्मली इंडेक्स में कितने स्टॉक लेने हैं, उसके अंदर नॉर्मली आपको ये, इसमें ये एजेंसी है वो ध्यान रखती है कि भाई इट शुड बी ए गुड ट्रेड ऑफ बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। यानी कि उतना ही डाइवर्सिफिकेशन करना है जितना जरूरी है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने से कुछ फायदा नहीं होता है। डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना है? रिड्यूस करना है रिस्क। तो 10 स्टॉक में से आप 20 स्टॉक में जाओगे तो रिस्क ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप 100 से 200 स्टॉक ले रहे हो तो उससे रिस्क ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, बट शायद लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो आपको क्या करना है, जब भी इंडेक्स बना रहे हो, अगर आप मान लीजिए आपको इंडेक्स बनाना है, तो जिस सेगमेंट के लिए, जिस सेक्टर के लिए इंडेक्स बना रहे हो, तो कौन से स्टॉक लेने हैं उसमें आप यू नीड टू कीप इन माइंड, मतलब यू नीड टू नहीं, जो एजेंसीज होती है वो क्या ध्यान में रखते हैं, दे कीप इन माइंड द ट्रेड ऑफ बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। एक आइडियल नंबर ऑफ स्टॉक और कौन से स्टॉक लाने हैं, उसके लिए भी उनके पैरामीटर होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक को एंट्री दे देंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो है, बट उसके अलावा भी काफी सारे क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव उनके लिस्ट ऑफ पैरामीटर होते हैं। अगर स्टॉक वो सारी परीक्षाओं में से पास होता है, बाद में उसको एंट्री मिलता है, राइट। फाइनल डिसीजन जो लेता है ना, कि भाई किसको, कौन से स्टॉक को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, वो होती है स्पेशलाइज कमिटी, जिसको आप इंडेक्स कमिटी भी कहते हो, राइट। याद रखिएगा, यह है इंडेक्स कंस्ट्रक्ट, मेंटेनेंस और रिवीजन। उसमें क्या करना होता है भाई, मैथमेटिक्स जो है ना उसको रेगुलरली रन करना है, इंडेक्स को कंपेयर करना है, अलग अलग इंडेक्स कंपेरेबल रहे उसके लिए आपको जो मैथमेटिक्स करना है, बार बार उसका वेट बदलना है, टाइम टू टाइम उसका वेट बदलना है। वो सारा मैथमेटिक्स जो है वो मेंटेनेंस में आता है।
कॉर्पोरेट एक्शंस जो आए उसको भी इंक्लूड करना इंडेक्स के कैलकुलेशन के अंदर, जैसे कि डिविडेंड हो गया, स्प्लिट हो गया, राइट इश्यू हो गया, किसी का मर्जर हो रहा है, तो इसका इम्पेक्ट क्या होना चाहिए आइडियली, वो जो पूरा कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी मैथमेटिक्स रन करते हैं, वो आता है इंडेक्स मेंटेनेंस के पार्ट में। रिवीजन यानी कि कंटिन्यूस एक्टिविटी करनी है मार्केट के अंदर। जो सेगमेंट के लिए आपने इंडेक्स बनाया है, वो सेगमेंट का जो एकदम मोस्ट वाइब्रेंट सिक्योरिटीज का जो पूरा लॉट है ना, उसको कैप्चर करे। इसके लिए आपको बार बार इंडेक्स का रिवीजन भी करना पड़ता है, कोई स्टॉक अंदर आता है, कोई जाता है, राइट, दैट इज ऑल्सो ऑन गोइंग बेसिस एक्टिविटी। तो इंडेक्स मैनेजमेंट में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिवीजन। मेंटेनेंस यानी कि क्या, कॉर्पोरेट एक्शन आता है उसको इंक्लूड करना, और इंडेक्स कंपेरेबल रहे हर टाइम लाइन के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं कि 10-5 साल के बाद वो इंडेक्स कंपेरेबल ही नहीं रहा, राइट, तो उसके हिसाब से रेगुलर वेट चेंज करना, ये करना, मैथमेटिक्स रन करना, उसको कहते हैं, ये दोनों एक्टिविटी को करते हैं मेंटेनेंस। और टाइम टू टाइम कोई स्टॉक इंटर करना है, कोई बार लाना है, ताकि जो मोस्ट वाइब्रेंट लॉट ऑफ स्टॉक्स है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के वही इंडेक्स में रहे, उसको कहते हैं इंडेक्स रिवीजन। मेजर इंडेक्सेस कौन से है इंडिया में, देखो सेंसेक्स, बीएससी की बात करें तो सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स निफ्टी, सेंसेक्स नेक्स्ट 50 हो गया, बीएससी 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, निफ्टी के निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, 500, CX40 इंडेक्स, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका एक इंडेक्स है 40 स्टॉक्स का। वो ये मेजर इंडेक्सेस है इंडिया में जो यूज होते हैं, या तो बेंचमार्क के लिए, या तो डेरिवेटिव्स के लिए, या तो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस है वो जानने के लिए, ये पॉपुलर इंडेक्सेस है, राइट। सो विद दैट लेट मी टेल यू द फाइनल थिंग कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है इंडेक्स का, राइट। एक तो इंडेक्स फंड है, वहां पे भी इंडेक्स का ओपन, इंडेक्स को यूज करके एक्चुअली म्यूचुअल फंड की स्कीम भी है। फिर भी मैंने कहा कंक्लूड हो गया, अभी तो बाकी है ना चैप्टर, फिर भी कहा कंक्लूड है इसलिए बिकॉज मैं मान रहा हूँ कि ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके लिए तो खत्म हो गया, बिकॉज उनको पता है इंडेक्स फंड क्या है, ट्रैकिंग एरर क्या है। इंडेक्स फंड यानी कि ऐसा फंड जो इंडेक्स को फॉलो करता है, इंडेक्स जितना परफॉर्मेंस देगा उतना इंडेक्स का उतना ही फंड का परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो वो क्या करेगा इंडेक्स फंड, इंडेक्स अगर 30 कंपनी से बना है तो यहाँ पे भी 30 कंपनी ले लेगा। इंडेक्स में 30 कंपनी का जो वेटेज है ना, जिस हिसाब से वेटेज है उतना ही वेटेज यहाँ पे दे देगा पोर्टफोलियो में, राइट। और ट्राई करेगा कि भाई इंडेक्स के जितना वे, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता इंडेक्स को बीट करना है। वो एक्टिव फंड का होता है, इंडेक्स फंड यानी कि पैसिव फंड। पैसिव फंड होते हैं वो इंडेक्स को ध्यान में रख के अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता है, उसमें एग्जैक्ट रिटर्न उतना नहीं आता है, थोड़ा कम आता है। क्यों, बिकॉज फंड मैनेजर को कुछ लिक्विडिटी रखनी पड़ती है डे टू डे रिडेम्पशन प्रेशर के लिए, कैश कुछ अपने हाथ में रखता है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक्सपेंसेस और जो कैश ऑन हैंड रखी है टू मीट दी डे टू डे रिडम्शन प्रेशर, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। मान लीजिए कि इंडेक्स 12% बढ़ा और रिटर्न आया 11.80 इन उस पर्टिकुलर फंड का, तो जो 0.20 का डिफरेंस आया ना उसको कहते हैं ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर यानी कि डिफरेंस आया रिटर्न में, फंड के रिटर्न में और इंडेक्स के, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैश ऑन हैंड केप्ट बाय द फंड मैनेजर टू मीट द रिडम्शन प्रेशर। क्लियर, इसको कहते हैं ट्रैकिंग ट्रैकिंग एरर। दूसरा कहां पे, डेरिवेटिव्स बनाने के लिए निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी ऑप्शंस, ये फ्यूचर्स बनाने में एक्चुअली इंप्लीकेशंस होता है, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ना, राइट, उसके लिए भी ये इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ज्यादातर होते हैं ना वो इंडेक्स बेस्ड ही होते हैं। इंडेक्स अगर निफ्टी है तो निफ्टी का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि निफ्टी का एक पूरा बास्केट 50 स्टॉक का होता है उसी वेटेज में, राइट, उसका ट्रेडिंग होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि वो एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होता है, इंडेक्स फंड के जैसे ही होता है, बट वो एक्सचेंज में इन टर्म्स ऑफ बास्केट आप बाइंग और सेलिंग डेली बेसिस पे ड्यूरिंग द मार्केट आवर भी करते हो। उसमें नॉर्मल जो फंड होते हैं म्यूचुअल फंड, उसके मुकाबले लिक्विडिटी ज्यादा है। ये सवाल भी आ सकता है कि एटीएफ जो है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से उसमें क्या ज्यादा अच्छा है। तो एक तो आ सकता है एक्सपेंस रेशियो कम है, दूसरा आ सकता है कि उसके अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है, राइट। तो ये याद रखिएगा, ये 3 जगह पे इंडेक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। इसी के साथ फाइनली इस चैप्टर का यहाँ पे समाप्ति होता है। आगे बढ़ने से पहले नोट्स पढ़ लीजिएगा, नोट्स यानी कि यही स्लाइड्स का ही थोड़ा बहुत समरी है वो देख लीजिएगा, फिर चैप्टर पूरा जो आपकी वर्कबुक में है वो देख लीजिएगा, और उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपके जो रॉन्ग आंसर है उसको एक बार रिव्यू करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा थर्ड चैप्टर के लिए। मिलते हैं थर्ड चैप्टर में बहुत ही जल्दी।